रूपाली मुखर्जी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। भारत के कोलकाता शहर की रहने वाली ये लड़की अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। आज उसे सजाया और संवारा जा रहा था। दरअसल आज उसकी मुलाकात एक तानाशाह, एक बहुत बड़े व्यक्ति से होने वाली थी, जिसे आप सभी दुनिया में ईदी अमीन के नाम से जानते हैं। और ईदी अमीन के सिर्फ दो ही शौक थे। पहला इंसानी मांस खाना, और दूसरा खूबसूरत लड़कियों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना, जानवरों की तरह उनके जिस्म को नोचना और उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें प्रेग्नेंट करना। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि जब भी ईदी अमीन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था तो वो कछुए का खून पीता था, इंसानी कलेजा खाता था, और इंसानी दिमाग को कच्चा चबाने का बहुत शौकीन था। वो ऐसा कहता था कि इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाने से बहुत शक्ति मिलती है और सेक्स में बहुत इंजॉयमेंट मिलता है। और उसका ये भी कहना था कि सेक्स के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी जो लड़कियां होती हैं वो बंगाल की होती हैं। भारत का वही बंगाल और वही कोलकाता शहर जो अपनी खूबसूरत तहजीब और खूबसूरत लड़कियों के लिए जाना जाता है। यहीं की एक ऐसी दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना हम आपको आज सुनाने वाले हैं, जिसे बहुत सारी मीडिया पब्लिकेशंस ने ठीक से प्रकाशित नहीं किया और कुछ घटनाएं दब कर रह गईं। तो आज की सच्ची घटना में हम आपके साथ उन्हीं सच्ची घटनाओं को आपके साथ बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, लेकिन इस घटना को सुनाने से पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बाय रिक्वेस्ट इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना को। दोस्तों, ईदी अमीन के बारे में ये बताया जाता है कि उसे बच्चों का छोटा दिमाग खाने का बहुत शौक था। वो इंसानों को मारकर उनका सूप पी जाया करता था, उनके खून को अपनी ब्रेकफास्ट में शामिल किया करता था और बहुत ही दर्दनाक तरीके से लड़कियों के साथ सेक्स किया करता था, जिससे लड़कियां कई कई दिनों तक बेहोश रहा करती थीं। खूंखार इतना कि वो गद्दाफी के आगे निकल जाता था। और इसी क्रूर तानाशाह ईदी अमीन के देश युगांडा में एक लड़की जिसका नाम तानिया बैनर्जी था, वो 17 अगस्त 1995 को भारत से युगांडा की वीजा के लिए अप्लाई करती है और उसे वीजा मिल भी जाता है। जब युगांडा की सरकार उससे ये पूछती है कि तुम भारत से युगांडा क्यों आना चाहती हो, तो तानिया ने ये बताया कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है और युगांडा के बारे में भारत को जानकारी देना चाहती है। और ये एक टूरिस्ट कम डॉक्यूमेंट्री शूट है। तो इसलिए युगांडा की सरकार ने तानिया बनर्जी को परमिशन दे दी और 17 अगस्त 1995 की शाम तानिया बनर्जी कोलकाता शहर से युगांडा की राजधानी कंपाला के लिए डायरेक्ट फ्लाइट लेती है। दोस्तों, जब वो युगांडा पहुंचती है तो वहां पर वो 15 दिनों तक रुकती है और 15 दिन रुक कर वो जगह जगह जाकर नई नई शूट्स करती है और लोगों से मिलती है। और उसका ये ट्रिप बहुत ही खूबसूरत रहा था। इन 15 दिनों में उसने युगांडा के बारे में काफी कुछ जानकारियां इकट्ठा कर ली थी और कंपाला शहर उसे बहुत भा रहा था। दोस्तों, जब वो कंपाला में शूट करके घर लौट रही थी, तो इसी दौरान किस्मत से उसकी मुलाकात कंपाला सिटी के गवर्नर मॉरिस डुर्वे से हो जाती है। और जब मॉरिस डुर्वे कंपाला में एक भारतीय मूल की लड़की तानिया बैनर्जी को देखते हैं, तो वो उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और तानिया मॉरिस डुर्वे का एक छोटा सा इंटरव्यू लेती है और काफी घुल मिल जाती है। दोस्ताना माहौल में ये इंटरव्यू पूरा तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद तानिया ने मॉरिस डुर्वे के सामने एक प्रपोजल रखा कि अगर वो युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन का इंटरव्यू ले सके, तो उसकी कंपाला की यात्रा सफल हो जाएगी और वो ये समझेगी कि युगांडा में उसे कुछ खास रिटर्न गिफ्ट मिल चुका है। जब मॉरिस डुर्वे ने ये बात सुनी, तो उन्होंने तानिया को इस बात का आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं व्यवस्था करूंगा कि तुम्हारी मुलाकात हमारे तानाशाह ईदी अमीन से हो जाए और तुम उनका भी एक इंटरव्यू ले सको। इस आश्वासन के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर 1 हफ्ते के बाद जब तानिया अपने होटल में बैठी हुई थी, तो उसके पास मॉरिस डुर्वे का कॉल आता है और वो ये कहते हैं कि हमारे जो गवर्नर हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं ईदी अमीन, वो तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गए हैं और अब से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा उनके साथ इंटरव्यू है। जब तानिया इस बात को सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है।
आखिर उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई थी और युगांडा के राष्ट्रपति इदी अमीन डायरेक्ट उनसे इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। ये बात बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए तान्या इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उसने ये कहा कि ठीक है, मैं तय समय पर वहां पहुंच जाऊंगी। जब इंटरव्यू के लिए तान्या उस महल में पहुंचती है जहां इदी अमीन रहा करते थे, तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि वो महल एक शाही महल की तरह था और दुनिया की सारी खूबसूरत चीजें, सारी लग्जरियस चीजें वहां पर मौजूद थी। किसी भी चीज की जरूरत महसूस होते ही, उसे ऑर्डर देते ही वो चीज वहां पर पहुंच जाती थी और इतनी लग्जरी थी जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तानिया का उस महल में ग्रैंड वेलकम होता है और उसके बाद उसे एक रूम में रहने के लिए भेज दिया जाता है। वो रूम बहुत लग्जरी रूम था और 7 स्टार होटल से भी ज्यादा सुविधाएं उस रूम में मौजूद थी। दरअसल वो रूम कम एक स्वीट था। फिर 1 नवंबर 1995 को जब तान्या ईदी अमीन के सामने आती है, तो ईदी अमीन तान्या की खूबसूरती को देखकर बेचैन हो जाता है। इधर तान्या ईदी अमीन को देखकर बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी। तान्या अपने इंटरव्यू को ईदी अमीन के साथ ले रही थी और पूरा कर रही थी, लेकिन ईदी अमीन जो तान्या की खूबसूरती को निहार रहा था, उसके ब्रेस्ट पर बार बार नजर गड़ाए बैठा था। ईदी अमीन तान्या को भोगने की चाहत रख रहा था और वो ये चाहता था कि किसी प्रकार से ये लड़की उसे एक रात के लिए मिल जाए। और इसके बाद तान्या और ईदी अमीन ने 2 घंटे तक इंटरव्यू लिया और इसके बाद जब ये इंटरव्यू का सेशन समाप्त हो जाता है, तो ईदी अमीन ने अपने एक स्टाफ को इशारे से बुलाकर ये कहा कि इस लड़की तानिया को मेरे एक विशेष रूम में ले जाकर रखा जाए और इसे वीवीआईपी गेस्ट की तरह सारी ट्रीटमेंट्स दी जाएं। जब तान्या ने इस बात को सुना तो वो बहुत खुश हुई और उसे ये लगा कि भारत की एक गेस्ट होने के नाते उसका इतना ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। इधर ईदी अमीन जो तानिया को सेक्स की नजर से देख रहा था, वो उसे भोगना चाहता था। दोस्तों, इसके बाद जब तान्या उस महलनुमा घर में रह रही होती है, तो उसके बाद नेक्स्ट डे ईदी अमीन के स्टाफ के लोग उसे पूरा कंपाला सिटी घुमा कर लेकर आते हैं और शाम को पार्टी में जब ईदी अमीन ने अपने गेस्ट के साथ तान्या को मिलवाया और ये बताया कि ये भारत से आई हुई एक स्पेशल पत्रकार हैं, तो तान्या बहुत खुश होती है। इसी दौरान पार्टी और शराब का दौर चलता है, जिसमें तान्या भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और उसके बाद जब तान्या के कदम बहकने लगते हैं, तो ईदी अमीन का पर्सनल स्टाफ, जिसमें लड़कियां स्पेशल रूप से अपॉइंट की जाती थीं, उन्होंने तान्या को ले जाकर ईदी अमीन की स्पेशल स्वीट में, जिसे उसका पर्सनल बेडरूम कहा जाता था, वहां ले जाकर छोड़ दिया जाता है और तान्या वहीं पर बेसुध होकर सो जाती है। इसके बाद जब बेडरूम का दरवाजा खुलता है और ईदी अमीन देर रात उस बेडरूम में एंटर करता है, तो तान्या ये देखकर चौंक जाती है और वो ये सोचती है कि ईदी अमीन यहाँ क्यों आए हैं। दोस्तों, इसके बाद ईदी अमीन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और एक 7 फुट का एक काला हबसी देखकर तानिया बहुत घबरा जाती है। वो ये सोचने लगती है कि कैसे इस चंगुल से बचकर बाहर भागे। वो ईदी अमीन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है और ये कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन ईदी अमीन कहाँ मानने वाला था। उसने तानिया को जानवरों की तरह नोचना खसोटना शुरू कर दिया और तान्या के बदन से एक एक करके सारे कपड़े उतार डाले। ईदी अमीन ने तान्या के साथ इतनी विभत्स तरीके से संबंध बनाना शुरू किया कि एक दो बार तो तान्या बेहोश तक हो गई। उसके बाद जब तान्या को होश आया, तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी। लेकिन ईदी अमीन को जाने क्या सूझी थी कि वो रात भर तान्या के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और उसका मन नहीं भरा। उसके बाद नेक्स्ट डे जब तान्या उस रूम से बाहर निकलती है, तो तान्या की हालत देखकर सब समझ जाते हैं कि ईदी अमीन ने इनके साथ अपनी रात गुजार ली है। इधर तान्या जो अब भारत जाने की तैयारी कर रही थी, उसे साफ साफ मना कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हमारे सर ईदी अमीन का ये स्पेशल ऑर्डर है कि उनकी मर्जी के बिना आप कहीं भी नहीं जाएंगी और बिना उनकी मर्जी के आपको आपका पासपोर्ट भी नहीं दिया जाएगा। इधर तान्या ये सारी चीजों को सुनकर ये समझ चुकी थी कि अब वो युगांडा में फंस चुकी है और अब किसी भी तरह से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती है। इधर ईदी अमीन अब जब भी चाहता था तो तान्या के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था और अप्राकृतिक रूप से उसके साथ जबरन संबंध बनाया करता था। जैसे चाहता था वैसे उसके जिस्म के साथ
अपनी हवस पूरी किया करता था और उसे जाने क्या नशा लग चुका था कि वो तानिया से ये कहने लगा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बंगाल से लड़कियां मंगवाओ। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा और तुम्हें यहाँ की बेगम बना लूंगा। लेकिन तानिया जो ईदी अमीन के सारे राज को जान चुकी थी, वो ये समझ चुकी थी कि ईदी अमीन एक हबसी है जो अपनी सेक्स की जरूरत के लिए उसका यूज करना चाहता है, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इसके बाद ईदी अमीन जो बंगाल की लड़कियों के लिए बेहद पागल हो चुका था और उसकी सनक कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी कि अब उसे रोज एक नई लड़की जो कि बंगाल से चाहिए थी, वो उसकी जरूरत बन चुकी थी। इस काम के लिए उसने अपने एक स्टाफ को अपॉइंट कर लिया। फिर इसके बाद ईदी अमीन ने जब देखा कि तानिया उसकी बात नहीं मान रही है, तो उसने अपनी सेक्स की जरूरत पूरी करने के लिए बंगाल में अपना एक खास सलाहकार, जिसे फराज खान के नाम से जाना जाता है, उसे अपॉइंट कर लिया और ये कहा कि ठीक है, तुम मेरे लिए बंगाल से लड़कियों को सेलेक्ट करके मेरे पास युगांडा भेजो और इस बात का खास ख्याल रखना कि वो लड़कियां कुंवारी होनी चाहिए और दिखने में बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। फराज खान अपनी मालिक ईदी अमीन की बात मानकर युगांडा के लिए उन लड़कियों को अपॉइंट करने में लग जाता है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थीं और कुंवारी थीं। वो लड़कियों को इंटरव्यू के लिए लेते समय ये कहा करता था कि युगांडा में नर्स की और युगांडा में हेल्पर की बहुत ज़रूरत है और ब्यूटी पार्लर्स के लिए लड़कियों की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए आप सभी को अपॉइंट किया जा रहा है और युगांडा की एक स्पेशल करेंसी के तहत आपको स्पेशल बेनिफिट्स और अच्छी तनख्वाह दी जाएगी। जब भारत की लड़कियां ये सुनती थी तो वो इस बात के लिए जल्दी ही तैयार हो जाती थी और जल्दी ही फराज खान ने युगांडा के लिए कई सारी भारतीय बंगाली लड़कियों को भेजना शुरू भी कर दिया था, जिसे देखकर ईदी अमीन बहुत खुश था और अब रोज नई नई लड़कियों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना उसकी जरूरत बन चुकी थी। दोस्तों, फिर इसी इंटरव्यू के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर शहर से दो लड़कियां जिनका नाम पायल रॉय और मिस्टी रॉय था, ये दोनों इंटरव्यू के लिए पहुंचती हैं और उनको देखकर फराज खान बहुत खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि उसने अब तक ऐसी दो खूबसूरत लड़कियों को नहीं देखा था। और जब ये इंटरव्यू के लिए फाइनलाइज कर ली जाती हैं तो उन्हें तत्काल फ्लाइट से युगांडा के शहर कंपाला भेज दिया जाता है। और उसके बाद कंपाला में जब ईदी अमीन ने इन दोनों लड़कियों को देखा तो उन दोनों लड़कियों के साथ जबरन एक साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया और निर्वस्त्र होकर उनके साथ जैसे मन चाहे वैसे जबरन शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। इधर मिस्टी रॉय और पायल रॉय, ये दोनों लड़कियां ईदी अमीन के इस चंगुल में फंस चुकी थी और अब वो ये जान चुकी थी कि वो अब कंपाला से कभी भी बाहर नहीं निकल सकेंगी। और इसी दौरान इसी मिदनापुर शहर की एक और लड़की जिसका नाम रूपाली बैनर्जी था, वो भी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर ली जाती है और उसके साथ भी ठीक वैसे ही शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं जैसे युगांडा का ये क्रूर तानाशाह दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स किया करता था और उनके साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाकर उनकी वीडियोज अपने पास रख लिया करता था। दोस्तों, फिर एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1995 से लेकर साल 2002 तक युगांडा में 170 भारतीय लड़कियों का जबरन तस्करी किया जाता है और उनके साथ जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जाता है और इनमें से खास तौर से वही बंगाली लड़कियां पाई जाती हैं जो युगांडा में भेज दी गई थी। और इसके बाद साल 2003 में इस क्रूर तानाशाह ईदी अमीन का कैंसर से निधन हो जाता है और उसके बाद जो लड़कियां वहां पर फंस गई थीं, धीरे धीरे करके वो लड़कियां भारत लौटने लगती हैं। इनमें से कुछ लड़कियां दिल्ली में सेटल हो जाती हैं, तो कुछ लड़कियों का कभी पता ही नहीं चलता। तो कुछ लड़कियां आज कोलकाता शहर में बेनाम जिंदगी जी रही हैं और वो अब इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती हैं। इनमें से एक दो नाम हमने काल्पनिक रखे हैं ताकि उन लड़कियों की निजी भावनाएं आहत न हो और किसी का इसमें अपमान न हो सके। इसके बाद धीरे धीरे करके वही लड़कियां जो युगांडा में फंस चुकी थीं, उनके पासपोर्ट उनके पास पहुंच जाते हैं और वो भारतीय अम्बेसी की सहायता से भारत में आकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने का प्रयास करने लगती हैं और उन्होंने इस घटना की चर्चा फिर कभी किसी से भी नहीं की। और कुछ लड़कियां मारी गईं, कुछ लड़कियां वहीं सेटल हो गईं, तो कुछ भारत आईं
और कुछ कोलकाता शहर में ही अपने प्राइवेट जॉब को करके आज शांति की जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना जो कि ईदी अमीन से संबंधित थी, जिसे बहुत सारी मीडिया पब्लिकेशंस ने प्रकाशित ही नहीं किया। तो दोस्तों आपको आज की सच्ची घटना कैसी लगी, इस बात को आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कर लीजिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।